रणभेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है, आचार संहिता लग गई है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। बस एक ही प्रश्न, मोदी हैट्रिक लगाएंगे या नतीजे INDIA के खाते में जाएंगे? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महाभारत 2024 के लिए हर धड़ा तैयार हो रहा है। कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कुछ एकला चालों की राह पर। मरुधरा में मतदान 2 चरणों में होगा। अब तक बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 प्रत्याशी घोषित किए हैं। देखा जाए तो कांग्रेस के पास यहां और देश भर में भी खोने को कुछ खास है नहीं, है तो सिर्फ बची खुची इज्जत। उधर बीजेपी के पास हर एक संख्या के साथ खोने को बहुत कुछ है। ऐसे में दम तो लगाया जा रहा है। प्रश्न है कि वॉर के लिए कौन कितना तैयार है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं। कुछ देर में और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्ते। कितना तैयार अपने आप को बीजेपी महसूस कर रही है इस रण के लिए, क्योंकि लक्ष्य तो बहुत बड़ा रखा है आपने? स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी हर पल चुनाव के लिए तैयार रहती है। उस परिभाषा में ढलने वाली पार्टी है। भाजपा का नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व का हर घटक जो है वो हर समय तैयार रहता है। और हमारे द्वारा टिकटों की घोषणा कर देना, हमारे द्वारा जो एडवांटेज लिए जा रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों से तैयारी के मामले में बहुत आगे है। जिस प्रकार की योजना रचना, अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हमने 15 टिकटों की घोषणा की है और 10 टिकटों के लिए भी अंतिम चरण की चर्चा आज कोर कमेटी में हो करके और जो चुनाव समिति है उसके सामने नाम चले जाएंगे और 18 तारीख तक या 20 तारीख तक हम भी उन नामों को जनता के सामने रख पाएंगे। कुल मिलाकर हमारी तैयारी में संपूर्ण घटक तैयार हैं। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनाव आयोग की तिथि का जैसे जनता को इंतजार था, वैसे हमारी पार्टी को भी इंतजार है। और चुनाव आयोग का ये 17वां जो चुनाव है, निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी वो जो 370 का आंकड़ा मोदी जी ने बोला है उसको छूने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाएगी। और विपक्ष जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर, EVM पर सवाल उठाता है, उसे अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अपनी पराजय के बहाने विपक्ष पहले से तलाशने लगा है। एजेंडा क्या रहेगा एनडीए का? एनडीए का सीधा सा एजेंडा है हैट्रिक लगाना, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र को उस स्थान पर लेकर जाना जिस स्थान की हम आकांक्षा रखते हैं। विपक्ष के पास एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा केवल मोदी हराना है। और हमारे दल का एजेंडा सीधे तौर पर राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर जाना है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कृष्ण कुमार जी, अगर आप मुझे समझा पाएं। जैसे एक तरफ कांग्रेस अपनी तरफ से जो भी उनको समझ में आ रहा है वो वादे धड़ाधड़ कर रही है। आप अभी तक विजन बेच रहे हैं या विजन दिखा रहे हैं। आपकी तरफ से कोई एक ठोस वादा कि इस बार हम ये करने वाले, जैसे पिछली बार आप लोगों ने कहा था हम CAA लाएंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे, उससे पहले आप कहा करते थे 370 हटाएंगे, ऐसा कोई ठोस बात, या हम महंगाई कम करेंगे, या कोई भी एक ठोस वादा अब तक किसी मंच से बोला नहीं गया है? देखो, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दिए हैं और बोलने की जरूरत नहीं है। CAA आ चुका है और इस दृष्टि से राष्ट्रीय नागरिकता का रजिस्टर भी बन जाए, जिसको NRC बोला जा रहा है, उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आती है तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को नागरिकता के रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। इस देश का राष्ट्रीय अगला एजेंडा बेसिकली NRC और UCC है, बिल्कुल, है ना? और बाकी के मुद्दे जो सीधे आम लोगों से या उनकी जेब से जुड़ते हैं या उनकी सेहत से जुड़ते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो अभी दूर है, मैनिफेस्टो पर काम चल रहा होगा अंदर खाने। भारतीय जनता पार्टी दल से ज्यादा देश के लिए राजनीति करती है और देश के हित के जो मुद्दे हैं वो पहली प्राथमिकता है। और सरकार के रूप में जनता की सेवा हम कर ही रहे हैं, इसलिए तो लगातार जीत रहे हैं। जनता हमारी सेवा से पूर्ण संतुष्ट नहीं तो असंतुष्ट भी नहीं। और विपक्ष का विजन जनता के समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लगातार हमें ही जनता जिता रही है। ठीक है, भीमराज जाखड़ जी भी अब कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भीमराज जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। आपके पास आने से पहले एक सवाल और मैं कृष्ण कुमार जी से लेना चाहता हूं। कृष्ण कुमार जी, अब मंचों से आपके 10 साल के काम गिनाकर आप वोट मांगेंगे या अभी भी पुराने कांग्रेस राज पर ही फोकस रहेगा? देखो, हमारे काम और उपलब्धियों को गिनाने का काम हम करेंगे। अगर अतीत की गलतियों को और परिवार के नामों को लेकर के नेहरू, गांधी, इंदिरा, राजीव के बलिदान पर कांग्रेस वोट मांगेगी तो हम उस विषय को भी छुएंगे।
अन्यथा 10 साल के हमारी उपलब्धियों पर कांग्रेस हमें घेर कर रखना चाहेगी तो हम बताएंगे भी और जनता को समझाएंगे भी। नहीं, लेकिन आपकी तरफ से प्राइम फोकस क्या रहेगा? जैसे आपके अधिकतर मंचों पर मैक्सिमम टाइम तो कांग्रेस को कोसने में निकलता है ना? मैं ये कह रहा हूं अगर आपके काम बोलते हैं तो वो दिखेंगे भी, करेक्ट है ना? तो क्या हम ये उम्मीद करें कि नहीं आप एक ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच इलेक्शन को दिखाते हुए अपने कामों पर ज्यादा फोकस करें? देखो स्वप्निल जी, ये जो इलेक्शन की पिच होती है और लड़ाई का मैदान होता है, यहाँ स्थिति और परिस्थिति के अनुसार निर्णय होता है। ठीक है। जब आपने देखा होगा महाभारत के जंग में भगवान श्री कृष्ण ने और जो महाभारत के युद्ध में नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन के सामने और भीम लड़ाई लड़ने गए तो कूटनीति का सहारा लेते हुए कहा था कि इसकी जांग पे मारो, जंघास्ती बोला था। तो कुल मिलाकर के जहां जो पिच होगी, जहां जो अवसर होगा, हम विपक्ष को परास्त करने के लिए धर्म युद्ध की तरह युद्ध लड़ेंगे। बिलो द बेल्ट भी जा सकते मिलेगा तो पूरा ठोकेंगे। बिलो द बेल्ट भी जा सकते हैं, मतलब अब भीम तो गए तो बिलो द बेल्ट ही थे वार में अपने, तो अगर वहां से बिलो द बेल्ट कुछ आया तो आप भी बिलो द बेल्ट करेंगे या आप अपनी तरफ से भी बिलो द बेल्ट कर सकते हैं। जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, वॉर की रणनीति हर कोई अपने तरह से बनाता है। भीमराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब आप सहमत तो नहीं होंगे लेकिन कांग्रेस उतनी तैयार लग नहीं रही है जितना तैयार लगना चाहिए। सर जी, कांग्रेस वैसे तैयार है जैसी आपको दिख नहीं रही है। देखने के नजरिए से देखें तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और निर्वाचन आयोग ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है और तिथियों की घोषणा कर दी है पोलिंग की, रिजल्ट की। और हम अपनी पूरी तैयारी से और कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कम्युनिकेशन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आ रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और इनकी तानाशाही और हिटलरशाही खत्म हो रही है और अत्याचार का और भ्रष्टाचार का जो इनका अड्डा बनाया था, जो लूट मचाई है इन्होंने संसाधनों की, वो लूट का भी जनता को पता चलेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड है और ईडी के काले कारनामे, इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा कैसे इन्होंने लूटा लगा, किन किन एजेंसियों पे इन्होंने कंपनियों पे छापे मारे, उनसे चंदा लिया, वो सारा साम्राज्य इनका खुल गया। इनका झूठ का पुलिंदा, इनके जुमले। लेकिन उसकी सिंपैथी आपको नहीं मिली दादा, उसकी सिंपैथी आपको नहीं मिली। वो सब आप देखिए सर, सब मिलेगी। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। उन मुद्दों के चुनाव लड़ेंगे और किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र सब कांग्रेस के जी जान से मदद करेंगे। लेकिन जब अगर आपको प्रदेश बनाने लायक नहीं समझा गया तो आपको देश बनाने लायक क्यों समझेंगे लोग? सर जी, प्रदेश के अंदर क्या है, कितने वोटों में फर्क रहा? कोई 1% वोटों में फर्क रहा, कोई 70 उससे क्या अंतर पड़ता है सर जी? 20 मान गए आपकी बात को, सही है, पर मैं आपको कह रहा हूं इसके साथ ही कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। ठीक है, तो मुझे भीमराज भाई एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं राहुल गांधी अपनी यात्रा पर हैं, जो कि संभवतः कल शायद खत्म हो रही है महाराष्ट्र में, है ना? राहुल गांधी अपनी यात्रा पर हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के और भी चेहरे वो एक वॉर जोन क्रिएट करने की कोशिश दिल्ली में कर रहे हैं। सीईसी की मीटिंग्स भी चल रही हैं। ये देखने में एक सामूहिक प्रयास नहीं दिखता? सर जी, स्वप्निल जी, सामूहिक प्रयास हो रहे हैं और हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर और सीईसी के मेंबर और केंद्रीय नेतृत्व बैठ के सारी मीटिंगें कर रहा है और सब टिकटें आपको, यहाँ की टिकटें भी फाइनल दिखने लग जाएगी और कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और आत्मविश्वास से चुनाव लड़ेगी। ठीक है, और हम आपसे भी मेरा वही सवाल है जो कृष्ण कुमार जानू जी से था। आप अपना भी कुछ पॉजिटिव लेकर जाएंगे क्या मैदान में? कहने का मतलब यह है कि जैसे आपके पास मौका होता कि आप राजस्थान के काम गिनाते, छत्तीसगढ़ के काम गिनाते, जैसे आपने ओपीएस का फायदा हिमाचल में लिया, उसके अलावा आप कहीं ले नहीं पाए, तो कुछ ऐसा कर जाते जिसका फायदा आपको मिलता कि देखिए कांग्रेस आएगी तो जैसा हमने वहां किया वैसा कर जाएंगे और इसी बात पर आप हमारा भरोसा कीजिए। वैसा कुछ है आपके पास गिनाने के लिए? बिल्कुल, कैसे नहीं है सर। आपको बता दिया कि जाति जनगणना होगी, किसानों के लिए एमएसपी का कानून के लिए हमने कह दिया, हम ओपीएस लागू करेंगे, हम चिरंजीव योजना लागू करेंगे। ये सारी चीजें हैं सर, इन चीजों को हमने जनता को बताया और जनता को हमारे मैनिफेस्टो पर जातिगत जनगणना पे दादा मुझे अभी भी लगता है कि आप लोगों ने क्या इस बारे में विचार करने की कोशिश की कि जिन राज्यों में आपने इसका वादा किया वहां पर मिली हार दरअसल इसके अगेंस्ट ही एक मैंडेट था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। उन बातों कई बार हो जाता है, पर जनता समझ चुकी है और जनता बीजेपी के काले कारनामे भी समझ चुकी है। आप उनको भी देखिए कि जनता क्या चाहती थी और जनता को मिला क्या है। कैसे महंगाई के अंदर इन्होंने लूट मचाई है, तेल और गैस इनके अंदर आप देखिए जनता को कैसे लूटा जा रहा है। आप इनके इलेक्ट्रल बॉन्ड को देख लीजिए, ईडी के काले कारनामे, सीबीआई के काले कारनामे, क्या कार्रवाई? बस सिर्फ और सिर्फ इनका काम था कि लूटो
और राज करो, वो वाली नीति है। उस नीति को खत्म करी जनता। जो अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजों के मुखबिर बचे, उनको भी उखाड़ फेंकेंगे। क्या ये बाकी राहुल गांधी को हटाकर बाकी कांग्रेस की पुरुषवादी सोच है कि आपने जब तमाम अपने वादे गिनाए उसमें वो महिलाओं वाले 5 वादे नहीं गिनाए? महिलाओं वाले वादे के कहा नहीं है सर, कब नहीं गिनाए? सब जगह महिलाओं को तो आरक्षण के भी हमने सम्मान करते हैं, और महिलाओं का भी सम्मान करते हैं। हमारे हम दोगलापन नहीं करते हैं कि महिला आरक्षण की बात करेंगे, मणिपुर के अंदर महिलाएं जलाई जा रही हो, उनको बलात्कार किया जा रहा है, नंगी घुमाई जा रही हो, महिला पहलवान जंतर मंतर पे न्याय मांग रही हो, हम दोगलापन नहीं करेंगे। हमारी ये हमेशा से रीति नीति रही है। और बीजेपी के ये काले कारनामे रहे हैं कि ब्रजभूषण जैसी को गोदी में बिठा के घूमते हैं और बिल्किस बानो के रेपिस्टों का ये स्वागत करते हैं। उनका जवाब आज तक नहीं दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, मैं कितने ही सवाल पूछ लूं कृष्ण कुमार जी, लेकिन पहले आप भीमराज भाई ने जो कहा है उसी पर रिएक्ट करेंगे, तो पहले आप रिएक्ट कर ले, फिर मैं सवाल लेता हूं। देखो, भीमराज जी को ये बात समझने की जरूरत है कि जिस न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के लिए ये लेकर के चल रहे हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी एक परिवार था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा परिवार को नहीं जोड़ पाई। और न्याय की बात यह है कि कांग्रेस में अभी आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, वरुण गांधी को तो बड़ी मुश्किल से आप अभी जोड़ पाए। हमारे साथ तो वो इनसे रूट कर ही तो जुड़े हुए हैं, इनके परिवार के घटक हैं, हमारे साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं। नहीं भीमराज भाई, दूसरी जगह चला जाता है तो इनको दर्द होता है। भीमराज भाई 2 मिनट ना, देखिए अभी तक कितनी अच्छी डिबेट चल रही है, चलने देते हैं, आज चलने देते हैं। भीमराज जी, आपकी न्याय यात्रा की स्थिति यह है कि मिलने का समय नहीं है, इसीलिए मालवीय जी आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मालवीय जी देखिए कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। न्याय नेताओं के साथ नहीं किया। कृष्ण कुमार जी, मालवीय वाला जो फैक्टर है वो आपके लिए भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, जो एक गंभीर सवाल आपके प्रति खड़ा करता है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने भी देखिए, नजर तो आप हर तरफ रखते हैं। आप ये कहें कि हम उधर देखते नहीं है, राहुल गांधी कोई गली के क्रिकेट जैसा मैच खेल रहे हो, ऐसा नहीं है। नजर तो आप उनकी यात्रा पर रखे हुए हैं। भीड़ तो जुट रही है, ठीक है, वोट में बदले या ना बदले अलग में का सवाल है, लेकिन भीड़ तो जुट रही है और लोग कनेक्ट कर रहे हैं। चर्चा रही राजस्थान में, भीड़ तो वहां पे भी जुटी थी, भीड़ तो वहां पे भी जुटी थी। एक लोकल कनेक्ट तो बना था उनका लोगों से। और वो लोकल कनेक्ट जो है, आपने देखा होगा कि राजस्थान में विधानसभा का ताजा चुनाव हुआ है और कांग्रेस ने अंतिम 6 महीने में जितना प्रयास किया था उससे ज्यादा हमने हमारे इन 3 महीने में कर दिया है। कांग्रेस ने जो अंतिम 6 महीने में काम किया था, बाकी 4 साल तो वो होटलों में छुप के गुजारते रहे। जो काम अंतिम अवसर पर गहलोत साहब ने करने की कोशिश की, वो भजनलाल जी ने अपने 90 दिन में पूरा कर लिया। 100 दिन होते होते हम इनसे आगे निकलेंगे। ठीक है, अब मालवीय पे आता है। देखिए मालवीय पर कौन से काम तो गिना दीजिए, क्या क्या किया, फिर उनका जवाब भी दे देंगे। कौन से काम कर दिए बताइए तो श्री। नहीं 2 मिनट भीमराज भाई, आपको मैं भीमराज भाई 2 मिनट रुकिए ना प्लीज, मैं फिर ये सवाल रुक जाएगा और आपको सवाल बुरा नहीं लगेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। भीमराज भाई 2 मिनट प्लीज। कृष्ण कुमार भाई देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं ना जानू जी, कि आपने कहा मालवीय है ना, महेंद्रजीत सिंह मालवीय 5 साल तक वो भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये आप आरोप लगाते रहे। आज आपके लिए वो कद्दावर चेहरा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? आज आपने उनको चुनावी उसमें उतार भी दिया, चुनावी नैया उनकी वैतरणी में उतार दी है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर वो आरोपी है तो उनके पीछे तो ईडी उतरनी चाहिए थी, उनके पीछे तो सीबीआई उतरनी चाहिए थी। आपने तो उनको लोकसभा का टिकट दे दिया, आप ही ने आरोप लगाए थे ना। देखो, ये आरोप जो हैं वो स्थानीय स्तर पर भाजपा के नेताओं ने लगाए होंगे, तो वो ना तो ईडी के पास गए ना दूसरी संस्थाओं के पास गए। और अगर हमारे लोग नहीं गए तो भीमराज जी को अब अवसर है ना, ये लोग तो जाएं उनके खिलाफ कि इनको ईडी जांच क्यों नहीं करा रहे। सीधे तौर पर जिस प्रकार की गणित इस देश के लोकतंत्र में बनी हुई है कि राजनीति में आरोप हर कोई लगाता है, लेकिन तथ्य और सबूत कोई नहीं देता है। नहीं, पर आरोप तो आप ही ने लगाए थे ना महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर, तो आपने भी बिना तथ्य और तर्कों के आरोप लगाए थे क्या? देखो, कुल मिलाकर के जिस प्रकार विपक्ष के आचरण की गतिविधियां रही हैं, चाहे हम विपक्ष में रहते हैं चाहे ये विपक्ष में रहते हैं, उन गतिविधियों को मीडिया अच्छे से जानता है कि कौन से आरोप तथ्यात्मक हैं और कौन से आरोप के लिए। ठीक है भीमराज जी, अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये बड़ा रिएक्शन चल रहा है कि जो सत्ता के लालची लोग हैं वो बीजेपी की ओर चले गए, जो सत्ता लोलूप हैं वो बीजेपी की ओर चले गए। राहुल कस्बा क्या है? मैं अभी एक सवाल का इन दिनों ने किया था कि मैं ईडी के बारे में कहना चाहता हूं कि पेमा खांडू क्या थे, क्या जांच हुई क्या?
क्या नारायण राणे क्या थे, प्रफुल्ल पटेल क्या थे, छगन भुजबल क्या थे, हसन मुशर्रफ क्या थे, हिम्मत बिस्वा क्या थे, अजीत पवार क्या थे, जय पांडा क्या थे, मुकुल राय क्या थे, रुकिए, शिवराज सिंह क्या थे, सुबोध अधिकारी। ये क्या ईडी वॉशिंग मशीन का क्या रही है? नहीं, ठीक मैं है। इसके बारे में एक शायर कहना चाहता हूँ कि झूमते इरशाद, सारे चलिए। सांप, ये कैसे, एक सेकंड है, झूमते इरशाद ही सारे बोल रहा हूँ सांप, दादा, ये हाँ। कैसी बीन है, ना इनका ईमान है ना इनका दीन है, ठीक जो है। कोई आता है वो धुल के निकलता है, भाजपा सरकार या वॉशिंग मशीन है? ठीक है। ये तो ये कर रहे हैं। और आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, राफेल से भी बड़ा घोटाला, आप व्हाट्सएप वाले शायरियां भी निकालने लगे भीमराज भाई, लेकिन सुनिए मेरी बात मैं ये सुनिए। कहना चाहता हूं नहीं, 2 मिनट कि सुनिए, अब मेरे 2 मिनट बात में सुनिए, जनता 2 सामने मिनट सच सच सुनिए। नहीं, बोलिए आप आप ऐसा लोग। मत कीजिए भीमराज भाई। देखिए मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपके यहां से एक तो जाने वालों की भीड़ सी लगी हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो सत्ता लोलुप लोग हैं, सत्ता लोभी लोग हैं, तो राहुल कसवा क्या है? राहुल कसवा का साथ इन्होंने अन्याय किया और इनको पीड़ित किया, और इनको क्या वो टारगेट सत्ता किया का लालच राहुल नहीं कसवा है? को, राम सिंह कसवा को या टारगेट कुर्सी किया का लालच नहीं है? प्रताड़ित करने के लिए। क्या वो और सत्ता का दूसरा लालच इसके अंदर नहीं है? किसी और है। एक बात और बता देता हूँ, हाँ। हो सकता है कोई पूंजीपति की कंपनी का इसके पीछे हाथ हो, क्योंकि राहुल कसवा ने किसानों के मुआवजे दिलाए, और रिलायंस अरे पर बाबा, जब इंश्योरेंस कंपनी अभी किसानों आगे, के और वो ये की चाहते जब हैं आप राहुल बात कर कसवा रहे को हैं, मुआवजा देना पड़ेगा, किसानों की जब आप किसी बात भी कर रहे कंपनी हैं, का। जब राहुल कसवा बीजेपी में थे और सांसद थे तब आपको वो नजर नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि वो कुर्सी का लालच कैसे नहीं है? वो भी तो कुर्सी का लालच है ना, वहां कुर्सी टिकट का नहीं मिला तो लालच- यहाँ आ गए। अरे सोपल जी, मेरी बात आप शायद समझ नहीं पाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राहुल कसवा ने किसानों के फसल बीमा के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों को मुआवजा दिलाया, चूरू लोकसभा का इतिहास उठा के लिए। मैं चूरू लोकसभा से आता हूँ। एक बार कभी राहुल कसवा की आपने तारीफ की हो कांग्रेस में आने से पहले? कभी आपने सवाल भी नहीं पूछा, आप बता दीजिए। सवाल पूछा तो आपके दिल से कभी तारीफ निकली ही नहीं? आपके दिल से कभी तारीफ निकली नहीं? सवाल पूछते तो ही तारीफ निकलती। गजब बात करते हैं भीमराज भाई। जितेंद्र यादव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जितेंद्र भाई, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे सवाल लूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं भीमराज भाई, मैं जल्द हाजिर हो रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधे सवाल का रुख करूंगा। जितेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र भाई, क्या लगता है आपको, आज की डेट में कौन कितना तैयार नजर आ रहा है इस बात के मद्देनजर कि कांग्रेस के पास खोने के लिए सिर्फ बची खुची इज्जत है और बीजेपी के पास बहुत कुछ? स्वप्निल, आपके सवाल को मैं थोड़ा अपने अंदाज में बताता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति का देखने का अपना चश्मा होता है। अब मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं। इस जो दल बदल वाली घटना है, पहली बात तो ये कि राजनीतिक पंडित में कहलाना कभी पसंद नहीं करता कि भाई होगा क्या परिणाम, ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन देखो, राजनीति में कोई कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है या बीजेपी से कांग्रेस में, दोनों पर मेरी बात लागू होगी। असल में राजनीति के दौर को समझना बहुत जरूरी है। राजनीति अब जन सेवा सिर्फ कहने के लिए होती है। एक बड़े विद्वान थे लुशियन पाई, उन्होंने हमारे जैसे देश का अध्ययन करके ये बताया था कि भाई इन देशों में राजनीति जो है ना, वो दो मुही सांप की तरह होती है। कहने को वो बातें कही जाती हैं जो जनता सुन के अच्छा लगे, ताकि आपको भावनाओं का क्रेडिट मिल सके। आपको अपने पीछे फॉलोवर भी करने हैं ना, और करने को इसे करियर माना जाता है। अब राजनीति कहने को समाज सेवा रह गई है, और वैसे वो करेंगे जिनसे उनका करियर अच्छा बने। अब हवा चलती दिख रही है किसी व्यक्ति को उनकी नजर में कि भाई बीजेपी का भविष्य सुरक्षित है, तो जाहिर से उनके चश्मा से ये ठीक फैसला होगा। मैं इसको सही या गलत नहीं, उसके लिए मेरे यहाँ पे कोलिग्स बैठे हैं, साथी बैठे हैं, वो देखेंगे कि भाई सही है गलत है। बाकी स्वप्निल, इस चुनाव में एक नई बात जहां तक मुझे देखने को मिलेगी, उसका असर होगा भी, कि अब थोड़ा सा क्या है कि जनता ये नैरेटिव वाली चीज से प्रभावित तो होती है, पर थोड़ा कम प्रभावित होगी। इसका फायदा कांग्रेस को मिले। अच्छा, मतलब एक चीज हम ये कहें कि एक बार फिर गेम में इमोशन ही है। डेफिनेटली जो गेम जो है ना, देखो, अब अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का, कल मैं आपको एक मेरा अपना तजुर्बा बताता हूँ। कल 50 के लगभग फोन मेरे पास आए, और वो 50 के 50 मैसेज और फोन ये पूछना चाह रहे थे कि सर ये लोग ऐसा करते हैं क्या, हम इनके बाप की बपोती हैं? एक आम नागरिक की जवाब सुनना, वो उसका सवाल कि क्या हम इनकी गोटियां हैं खेलने की? अरे हमारे वोट से, हमारे वोटों का प्रतिनिधित्व करके नेता बने हैं, तो क्या ये दूसरे पाले में जाएंगे तो हम उतना लॉयल रहे? इनकी ठेकेदारी हमने ले रखी है। मुझे तपाक से ये लगा कि जब एक व्यक्ति इतना नागरिक बनता जा रहा है, तो इसका नुकसान इस बार दोनों पार्टियों को होगा। स्वप्निल, ये तय है। समय अपने आप हर 5 साल में थोड़ा सा परसेंटेज बदलता है। हम राजनीतिक पंडित भी इनको अपनी व्याख्याओं में शामिल करते हैं। ठीक है। कृष्ण कुमार जानू जी,
आपको तो मिशन मोड पर काम करना ही था क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भजनलाल सरकार ने मिशन मोड पर काम किया, लेकिन जब आप इन कामों को गिनाएंगे तो फिर क्या हर एक सीट का जो भी नतीजा है वो दरअसल इन्हीं के कामकाज या इन्हीं के रिपोर्ट कार्ड का मैंडेट नहीं होगा? दोनों बातें हैं स्वप्निल जी। विधानसभा का चुनाव हमने कमल के फूल को उम्मीदवार बनाकर मोदी जी को चेहरा बनाकर लड़ा था और परिणाम आपके सामने है। और अभी लोकसभा चुनाव तो सीधे तौर पर मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। मुद्दे राष्ट्र के जितने भी हैं, लेकिन जिस प्रकार का राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस को अभी भी उस प्रकार के नेता की तलाश है। नहीं तो फिर आप ही के जवाब से कहूं, मोदी लहर 2023 में आके कम क्यों हो गई? क्योंकि मोदी लहर ने तो 163 भी दिखाया था। स्वप्निल जी, 163 आने का कारण और 115 आने का कारण अगर स्वास्थ्य मंच पर चर्चा की जाए तो समझ में आता है। हाँ। जिस प्रकार कांग्रेस 4 साल की अंतर्कलह की शिकार थी, हमने भी तो चुनाव बिना सीएम फेस के लड़ा है। इसलिए उसके प्लस माइनस, उसके गुण अवगुण, उसके दोष कहीं न कहीं हमको भी प्रभावित कर गए, निर्णय को भी प्रभावित कर गए। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस प्रकार दुनिया की आर्थिक पावर भारत बनने जा रहा है, हाँ। सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा ठीक है, है। ये सारा पड़ोसियों के साथ जिस प्रकार चीन और पाकिस्तान को अब जवाब मिल रहा है, ठीक है। अगर अतीत में मिला ठीक है। होता तो भारत का एक दौरा सवाल होता। जो मुझे काफी चौंकाता है भीमराज भाई, होता क्या है कि जब हम मैदान में उतरते हैं ना तो अपने सबसे बेस्ट प्लेयर्स को उतारते हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि हर सीट से 3-3 नामों का पैनल जाता है, उसमें से कोई एक बेस्ट होता है, एक दूसरा सेकंड बेस्ट होता है और तीसरा थर्ड बेस्ट होता है। लेकिन आपके जो बेस्ट चेहरे हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आप सेकंड बेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कम से कम 4 जगहों पर, तो जिन 4 नामों ने मना किया है के हिसाब से क्या हिचक है? क्यों पूरी ताकत कांग्रेस नहीं लगा सकती? सर जी, कोई हिचक नहीं है कांग्रेस को, और कांग्रेस की ये सब मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है, किसको क्या काम है। और भी बहुत जिम्मेदारी है, उम्मीदवारों का मैनेजमेंट है, उम्मीदवारों को फाइनल करने का, उनका प्रचार करने का, प्रसार करने का, कैंपेनिंग का, सारे काम होते हैं सर जी। उनका भी मैनेजमेंट देखना पड़ता है। वो तो पार्टी फाइनल करेगी, केंद्रीय नेतृत्व फाइनल करेगा किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। ये हमारा इंटरनल मुद्दा, किसको लड़ाएंगे, तो हाथ के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि चीन को हम दिखा रहे हैं, चीन तो अंदर गुस्सा आ रहा है, आप क्या करने जा रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ। और चीन को आप बाइकआउट चाइना कर रहे हो, बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस किसने दिया था? मैं पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि दूसरा चीन का जो इंपोर्ट है वो तो 4% से 22% बढ़ गया। आप बताइए, फिर आप कह रहे हो, एक तरफ तो कह रहे हो कि आप बाइकआउट चाइना करेंगे, दूसरा कह रहे राष्ट्र की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके आरएसएस कार्यालय पे तो आपने तो 52 साल तक तिरंगा का ही अपना नहीं किया, जिसका आपने जिसके नीचे हम सब लोग जीते हैं और उसके लिए हमने मरते हैं और इसके लिए जीते हैं। तो आप कौन सी दोगलापन तो कम से कम जनता के सामने। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन देते फिर मैं इस डिबेट को वाइंड अप करूंगा कृष्ण कुमार जानू जी, क्योंकि आरएसएस वाला सवाल लगातार रहा है। राष्ट्र की बात मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा भीमराज जी, आपने जो आरएसएस का मुद्दा उठाया है कि वहां पर तिरंगा नहीं फहराया, गांधी जी ने कहा था जिसको ये राष्ट्रपिता मानते हैं आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस को बंद कर दिया जाए। क्या इन्होंने इस बात को माना, गांधी जी की बात को? अगर ये खुद गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलकर उनकी बात नहीं मान रहे हैं और राष्ट्रध्वज के लिए जो विषय चला था, देखिए अब तक की डिबेट ने एक बात तो साबित कर दी है। भीमराज भाई 2 मिनट, कृष्ण कुमार जानू जी, अब तक की डिबेट ने एक बात तो यह कर दिया है कि मौखिक तौर पर तो दोनों धड़े पूरी तरह से तैयार है। जमीन पर तैयारी में किसकी थोड़ी ज्यादा है और किसकी कमी बेशी है वो भी इस डिबेट ने साबित की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही जितेंद्र भाई का भी थोड़ा सा समय निकाला हमारे लिए। फिलहाल इतना ही, ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।